हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास नंबर 13 में हम लोग कवर करेंगे मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म अपने आप में बहुत ही खास आपका एक चैप्टर है। और ये फास्ट चैप्टर है। टॉपिक इसमें कई सारे हैं। और अगर आप इसे पढ़ने जाएंगे तो कई सारे क्लासेस लगेंगे। यहाँ पर मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चंस जो है ना लगभग आप यूथ पब्लिकेशन अगर आपके पास पीडीएफ हो या फिर आपके पास बुक हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि पिछले जो साल एग्जाम्स हुए थे 4 शिफ्ट में, तो वहाँ से लगभग 27-28 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? तो आप ये मान के चलिए कि 7 क्वेश्चंस एवरेज, है ना? पर शिफ्ट है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो समझिए आप कई लड़कों से पीछे, कई आप कैंडिडेट से पीछे हो जाएँगे, ठीक है? तो उसको कवर करना है अच्छे से। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स की, कंटेंट की, तो कंटेंट तो मैंने बहुत मेहनत से पहले ही तैयार कर लिया था लगभग। अगर आप डेट देख पाएँ तो मैं आपको बताता हूँ अभी, 1 सेकंड। जैसे अगर आप इसे देखेंगे तो ये 16 नवंबर 2025 है, 10:45 शायद संडे का दिन रहा हो। दिन में मैंने बैठ के इसको तैयार किया था और बहुत ही डेप्थ में तैयार किया था, हिंदी, इंग्लिश दोनों में, है ना? तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएँगे। और बट यहाँ पर अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी समय कम है और शायद आपके पास भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम्स जो डेट है, सॉरी एग्ज़ाम्स स्टेटस है, जो फॉर्म स्टेटस है आपका वो आउट हो चुका है। और इसके बाद जो है ज़्यादा समय लेती नहीं है आरआरबी एग्ज़ाम्स लेने में, कंडक्ट कराने में। तो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम्स होने वाला है आपका, मान के चलिए 2 महीने मैक्सिमम। अगर जो लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, मैं हमेशा से बोला है आपको जनवरी, जनवरी, जनवरी लास्ट, है ना? जो लोग फ़ॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, कभी मैंने फरवरी नहीं बोला है। तो आई थिंक मुझे अभी भी लग रहा है कि जनवरी लास्ट लास्ट तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएँगे, ठीक है? सो एनीवे आपका को मैं यहाँ पर जो चीज़ें बताने वाला हूँ बिल्कुल क्वांटिटी, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, है ना? आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन अब थोड़ा समय और भी कम है। तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको, जो मैंने पढ़ा था अपने एग्ज़ाम्स के लिए, वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्वालिटी सॉरी क्वांटिटी पे ध्यान ना दे करके, बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? ये जो पीडीएफ्स हैं, ये सारे पीडीएफ्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक दे दूँगा। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है? और बाकी मैं यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं, उस फ़ॉर्मूले को और कुछ इम्पोर्टेंट डेफ़िनेशन है, लॉज़ है, प्रिंसिपल्स है, उसको हमें डिस्कस करना है, ताकि अगर आपको बेसिक है ना पता, तो बेसिक अगर पता है आपको दोस्तों, तो बिल्कुल से बिल्कुल आपके जो क्वेश्चन्स हैं एग्ज़ाम में छूटेंगे नहीं। देखिए, यहाँ पे मैंने मोटर भी पढ़ाया है, यहाँ पे मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वगैरह भी दे रखा है। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये? ये इसलिए यहाँ पे मैंने कंटेंट तैयार किया था, क्योंकि आपके एनसीईआरटी 12th क्लास में दे रखा है। इतना ही नहीं, ये देखिए मैंने इसको नोट कर रखा है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये कम्यूटेटर मोटर से पूछा गया है क्वेश्चन, है ना? कि कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर का क्या पर्पस है? तो ये पूछा गया है एग्ज़ाम में आपके। सो कम्यूटेटर क्या है आपका? ये रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, यानी कि ये आपके जो मोटर केस में अगर हम देखेंगे, तो दोनों में यूज़ होता है, मोटर और जनरेटर दोनों में कम्यूटेटर यूज़ होता है। तो अगर हम मोटर केस में करें, बात करेंगे, तो ये क्या करता है? डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, डीसी टू एसी, है ना? डीसी टू एसी में ये कन्वर्ट करता है। वहीं अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो वहाँ पर ये क्या करता है? डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, सॉरी एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक इसका उल्टा, ठीक है? तो बेसिकली कम्यूटेटर जो है ना? कम्यूटेटर आपके चाहे वो एसी जनरेटर में हो या फिर सॉरी एसी नहीं कह रहा हूँ, डीसी जनरेटर में हो या डीसी मोटर में हो, काम क्या है उसका? वो काम है उसका डीसी टू एसी एंड वाइस वर्सा, ठीक है? यानी कि एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। सो बेसिकली ये सब चीज़ें पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इन सब चीज़ों को इसीलिए मैंने नोट्स बहुत डिटेल में तैयार किया था। बट हाँ, यहाँ पर मैं आपको और भी जो सबसे बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहले वो बता देता हूँ, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है? और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, 1 सेकंड। यहाँ पर जो है ना, मैं आपको फ़ॉर्मूला के थ्रू सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? फ़ॉर्मूला और डेफ़िनेशन साथ में रहेगा, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बताता हूँ मैं आपको, स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं एमएमएफ से, ठीक है? एमएमएफ, एमएमएफ, ये क्या है? इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटो मोटिव फोर्स। नोट कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें मैंने जो खुद की जो नोट्स बना रखा है, मैंने अपना पर्सनल नोट्स बना रखा है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, जिससे मैंने कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं। आपके जेई तो है ही, आरआरबी जेई है ही, उसके बाद आपका ये टेक्नीशियन आपका है ही, और इसके अलावा एसएससी जेई भी मैंने कई बार क्वालिफाई किया हुआ है।
हालाँकि मेरिट में कुछ वजह से नहीं हो पाया फाइनल, ठीक है? बट इवन आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूले बताऊँगा, जो कि अगर आप इसको सही से कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स नहीं छूटेंगे, ठीक है? फ़ॉर्मूले बताऊँगा, डेफिनेशन बताऊँगा, लॉज़ एंड प्रिंसिपल बताऊँगा, ठीक है? सो मैग्नेटोमोटिव फ़ोर्स, तो मैग्नेटोमोटिव फ़ोर्स को हम लोग ऐसे शॉर्ट में एमएम रिप्रेज़ेंट करते हैं, और एमएमएफ बराबर क्या होता है पता है आप लोगों को? ये होता है आपका, पता है क्या? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एम्पीयर टर्न्स एंड करंट, ठीक है? सो इसको आप लिख सकते हैं एम्पीयर टर्न्स इनटू करंट, ठीक है दोस्तों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन इनटू आई, ठीक है? अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? इसकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पीयर टर्न्स, ठीक है? एम्पीयर्स टर्न, बस इसको ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से, ठीक है? अगला, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है रिलक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है? नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है? इसको रिप्रेजेंट हम लोग किसी से करते हैं दोस्तों? रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे बी से, कैपिटल बी से, ठीक है? कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, वो होता है आपका रेशियो ऑफ, ठीक है? रेशियो ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? ऐसे डिफाइन करते हैं, रेशियो नहीं भी लिखाएंगे तो इसे लिख देंगे फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ऐसे लिखेंगे रेशियो ऑफ फ्लक्स टू द एरिया, ठीक है? सो इसको हम लोग ऐसे फार्मूला भी लिखना चाहिए, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी को पता ही होगा, और ये आपका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है? अब यहाँ से इसकी यूनिट अगर लिखने जाए, ऐसा यूनिट अगर हम बात करें, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका इसका, ऐसे लिखते हैं। फ्लक्स का क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, फ्लक्स का होता है वेबर, और जो आपका ये एरिया है उसको क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं, पता है क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग, इसको कह लेते हैं हम लोग टेस्ला, ठीक है? तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक-एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट पूछ लेगा, फार्मूला पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? तो चलिए, ये हो गया। अब यहाँ से एक और आपको ध्यान रखना है, फ्लक्स पर यूनिट हो गया। अब अगले टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर दोस्तों है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, अब देखिए ये जो है ना, इन सब चीज़ों को हिंदी के पीछे मत पड़िएगा आप, ठीक है? हिंदी क्या है, हालाँकि लिखा हुआ है सारा कुछ हिंदी में भी, बट मैं मेरा जो मानना है, हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? जो चीज़ है, जैसे इसको आप ध्यान रखिए, टर्म यूज़ होता है हर जगह, ठीक है? और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आए, तो एक बार इंग्लिश में करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बाकी आपको फिर भी नहीं समझ में आता, गूगल से इसका ट्रांसलेट करके जो केवल टर्म का याद रख लीजिए कि फ्लक्स क्या कहते हैं, फ्लक्स को फ्लक्स ही कहते हैं। एरिया को सभी को पता है क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल होता है ना? तो अब वेबर तो शब्द ही है, टेस्ला शब्द ही है, तो इसको इसके इंग्लिश के हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा आप, ठीक है? एज़ इट इज़ इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग या तो इस तरीके से रो से मतलब आर, रो कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इस तरह से रिप्रेज़ेंट करते हैं, या फिर इसको हम लोग एस एस से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? तो रिलक्टेंस क्या है? तो रिलक्टेंस है दोस्तों, मेरे दोस्तों, रिलक्टेंस जो है आपका, वो है रेशियो ऑफ एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, ठीक है? सो रेशियो ऑफ एमएम टू द फ्लक्स है ये। और एमएमएफ को आप कैसे लिखते हैं? आप सभी को पता है, एन इंटू आई लिखते हैं, एम्पियर टर्न। और ये आपका हो गया फ्लक्स वेबर, सॉरी, फ्लक्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, फ्लक्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी का एसआई यूनिट लिखने जाएंगे अगर, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? सभी को पता है एसआई यूनिट क्या होगा इसका, इसको निकाल लेंगे। ये आपका एम्पियर टर्न, इसको एम्पियर टर्न को हम लोग एटी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है? एटी, ठीक है दोस्तों? एटी पर वेबर,
तो इसका यूनिट हो गया। अब पूछ लेगा आपसे रिलेटेंस का यूनिट बताओ, तो ऐसे लिखना है आपको। ये बेसिक आपका फॉर्मूला, ठीक है। रिलेटेंस क्या है? रिलेक्टेंस ये आपका जो मैग्नेटिक जो आपके सर्किट होते हैं उसमें जो फ्लक्स फ्लो होता है, जिस तरीके से करंट फ्लो होता है ना, करंट का जो एनालॉगी है वो आपका फ्लक्स है, और रेजिस्टेंस का जो एनालॉगी है वो आपका रिलेक्टेंस है, ठीक है, रिलेक्टेंस। तो फ्लक्स यानी करंट, ठीक है। तो करंट को रेसिस्ट कौन करता है? रेसिस्टेंस करता है। तो उससे फ्लक्स को आपका अपोज कौन करेगा? रिलेक्टेंस करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ओके। तो यहाँ से एक और आपको, जैसे रेसिस्टेंस में पढ़ते हैं ना, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। उसी तरीके से रिलेक्टेंस में आपका होता है, रिलेक्टेंस में हम एक फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे, एल अपॉन म्यू नॉट ए, ठीक है। यहाँ पे रो है ना, रेसिस्टिविटी, यहाँ पे आपका म्यू नॉट है, ठीक है, और ये आपका ए है, ये मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, इसी में, इसी के तहत, ठीक है। ओके। अब यहाँ से एक फ्लक्स का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, फ्लक्स का, कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का देखिए क्या निकालेंगे। अगर हम फ्लक्स को लिखने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्लक्स बराबर क्या होता है दोस्तों? जैसे करंट इक्वल टू क्या होता है भाई, करंट आई बराबर क्या होता है अपना, वी अपॉन आर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, वी अपॉन आर लिखते हैं। उसी तरीके से फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं एम एम एफ, ठीक है, एम एम एफ। और आप देखिए यहाँ पे एम एम हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस यहाँ आ जाएगा। जिस तरीके से वी अपॉन आर है उसी तरीके से ही बन जाएगा। इस फॉर्मूला से देखेंगे आप अगर, तो अगर आप फ्लक्स लिखने जाएंगे तो फ्लक्स यहाँ आ जाएगा, और जो रिलेक्टेंस हो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब यहाँ से एक चीज गौर करने वाली बात ये है दोस्तों, कि ये जो एम एम एफ है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं परमियंस, परमियंस, ठीक है। अब ये परमियंस क्या है? तो दोस्तों परमियंस जो है ना, वो आपका होता है परमियंस, और यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। परमियंस जो होता है दोस्तों, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिव रिलेक्टेंस, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस, ठीक है। जिस तरीके से जो आपका कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस क्या करता है भाई, रेसिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। उसी तरीके से आपका जो परमियंस है वो रेसिप्रोकल होता है रिलेक्टिविटी का, रिलेक्टेंस का, सॉरी, ठीक है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। ओके। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। तो एम एम एफ इंटू परमियंस, और परमियंस का क्या होता है यूनिट? परमियंस का यूनिट होता है दोस्तों हेनरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है आपका, हेनरी। एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद मुझे ध्यान ना हो, कभी मैं मिस कर जाऊँ। एक बार चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से हेनरी होगा, ठीक है। सो देखिए एम एम एफ इंटू परमियंस, ये आपका फ्लक्स का हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे, ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, तो फ्लक्स का हो गया, चौथा नंबर पे हो गया आपका, और फ्लक्स को भी हमने रिफाइन कर दिया। ओके। अब हम बात करते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वो आप स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर, 5वें नंबर पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना। और अगर कोई स्ट्रेट वायर है, किसी स्ट्रेट वायर की वजह से, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर निकालना जाएंगे तो क्या निकलेगा, या फिर सोलेनाइड, सोलेनाइड वगैरह भी अलग, ये पूरा सोलेनाइड जो है ना, ये चीज मैंने पूरा बता रखा है इसमें क्या होता है सोलेनाइड। तो ये जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ बता भी देता हूँ आपको थोड़ा सा, जैसे कि ये आपका मैग्नेट है, सॉरी, ये आपका मान लीजिए कोई रड है, और इस पर आपने क्या किया, बहुत सारे कॉइल को जमा कर दिया, और यहाँ पर आपने एक करंट को फ्लो करा दिया, किसको, करंट को फ्लो करा दिया। तो करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो करंट का जो फ्लो है ना, ये आपका कॉइल के फॉर्म में हो रहा है, तो इसकी वजह से ये आपका इसके आसपास मैग्नेटिक जो है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, आप ये कह लीजिए इन शॉर्ट। तो यहाँ पर ये एज ए मैग्नेट वर्क करेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की तरफ ये जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।
है ना? इस तरीके से बहुत सारी लाइन ये बता रखा है मैंने, तो सोलेनॉइड होता है। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, अभी फार्मूला याद रखना है दोस्तों। तो फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला है आपका बी इजकल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन में एन। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है। एन क्या है, आप सभी को पता है, टर्न्स कितने हैं यहाँ पर, कितने टर्न्स है भाई, मान लेते हैं एन टर्न्स, टर्न हो गया। और आई क्या है, आई जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, अब म्यू नॉट क्या होता है, तो म्यू नॉट होता है आपका दोस्तों, म्यू नॉट की जो वैल्यू है ध्यान रखेंगे, हालांकि यहाँ में दिया रहता है इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये वैल्यू होती है म्यू नॉट की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में क्या करना है, नोट कर लेना है सारी चीजें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट छठे नंबर पे क्या आएगा, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ड्यू टू सर्कुलर वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं बी लिख देता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ड्यू टू सर्कुलर वायर। अब ये जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, सर्कुलर है, तो इसमें आप करंट फ्लो करा दिए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कॉइल के लिए। ठीक है, किसी कॉइल के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको ध्यान रखना है ड्यू टू, क्यों नहीं हो रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू कॉइल। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको पूरा ध्यान रखना है दोस्तों, ये होता है आपका म्यू नॉट एन आई अपन में 2 आर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान, किसके लिए पूछा जा रहा है बस आपको ध्यान रखना और ये फॉर्मूला लगा देना है। और आपको ढेर सारे से क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, कई सारे एग्जाम में, इवन आपके जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसके में भी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट कितने नंबर पे आएगा, 7 या 8, 8 नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को दोस्तों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। ठीक है, और ये जो है ना कैपिटल एच, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, देखिए एच इक्वल टू एन आई अपॉन ए। ठीक है, और ये एरिया, अगर एरिया केस में अगर पूछा जाए, तब अगर एरिया पूछा जाए तब आपको ए लिखना है। वैसे जनरली आपका लेंथ में पूछा जाता है, लेंथ के केस में तो एन आई अपॉन में एल। ये जो वाला फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, हाँ ये जो आपको बताया था मैंने परमियंस का, तो परमियंस का हेनरी इनवर्स होता है यूनिट। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आप लोगों ने अभी तक चेक कर लिया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उस समय बोल दिया था मैंने आपको चेक करने के लिए। तो अगर आपने चेक कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको जानेगा, हेनरी इनवर्स होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें थोड़ा सा इंडक्टेंस के बारे में। तो इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर 9। नंबर 9 क्या है, इंडक्टेंस। इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, और जहां पर जिस तरीके की जरूरत पड़े उस तरीके का आपको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, सभी को पता है। सो इंडक्टेंस का जो मेन जो फार्मूला है दोस्तों, ये है आपका एल इजकल टू एन इंटू फाइव अपॉन में आई। ये बहुत बेसिक फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये फ्लक्स है, ये करंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला, बहुत बार क्वेश्चन आया है इससे। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर मुझे फ्लक्स लिखना है, अगर मुझे फ्लक्स लिखना है, तो मैं फ्लक्स कैसे लिखूंगा। तो फ्लक्स के लिए मैंने आपको बताया था, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर
चलिए देखूंगा बाद में, आपको मैं बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एम एम, ये एम एम एफ अपॉन में क्या, रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस होता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, और रिलेक्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए एम एम एफ को तो हम लोग एन आई लिख देते हैं, और रिलेक्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, एल इंटू म्यू नॉट ए। तो बेसिकली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन आई इंटू म्यू नॉट ए अपॉन एल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस फ्लक्स की वैल्यू है ना, हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं। तो एल इजकल टू, ये जो फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला बना है, बेसिक फॉर्मूला ये है, और मेन जो ड्राइव फॉर्मूला है वो आपका ये बन जाएगा। देखिए एन यहाँ भी है, ठीक है, और एक फ्लक्स वाला एन भी है, यहाँ भी आएगा, तो एन एन करके क्या हो जाएगा आपका, एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका बाकी चीजें तो सेम रहेगा, ठीक है, आई म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट को यहाँ पे ले सही रहेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, ठीक है, ए अपॉन में एल। इसको मिटा के दोबारा से लिख देते हैं आपको अच्छे से, क्या हो जाए देखिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, ए अपॉन में एल, ठीक है, एल। और ये आपका आई था यहाँ पे, तो आई रहेगा, ठीक है। और ये आपका एल में ए आई नीचे है, तो ये आई आई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल फार्मूला बन के आएगा आपका, वो आपका आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। ओके, एक और जो फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंडक्टेंस से रिलेटेड, वो आपका है एल इजकल टू एन स्क्वायर अपॉन रिलेक्टेंस, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन रिलेक्टेंस, क्योंकि बाकी चीजें क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, तो इसको आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कितने नंबर आएगा नेक्स्ट, कौन सा नंबर पे आएगा, नेक्स्ट नंबर है आपका ये 10 नंबर, हाँ 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 10वें नंबर पे देखिए क्या आएगा, 10वें नंबर पे आएगा दोस्तों इंड्यूस्ड ई एम एफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ई एम एफ। अब यहाँ पे कई सारे फार्मूला, सबको ध्यान रखना अच्छे से। पहला फार्मूला एन बी ए कॉस, ठीक है। अब ये एन तो सभी को पता है क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो मैं लिखूंगा नहीं, सब चीज़ आप सभी को पता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैंने बता दिया, तो कहीं कॉर्नर पर आप लिख लीजिए। तो अभी तक इतना सारी चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, ये टर्न्स के बारे में बता चुका हूँ, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बता चुका हूँ, एरिया के बारे में बता चुका हूँ, एक कॉस फाई तो आपका एंगल है, जैसे कोई एंगल से आपको आपका रखें अगर आप किसी के एंगल से, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं, ये सब बताऊंगा बाद में, ठीक है, अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी केवल आपको मैं जो बेसिक आपके डेफिनेशन है और फार्मूला, उसको मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है आपका, जो होता है आपका बी एल वी साइन थीटा, इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक, डायनामिक इंड्यूस्ड ई एम एफ, ठीक है। और इस पे तो क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था, ठीक है, इस फार्मूला पे, तो अगर आप सारी चीज़ें दे रखा था आपको, इंड्यूस में पूछ रहा था, तो अगर आप जनरली आपको ध्यान है तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपका ई इजक्वल टू पाई ओमेगा, ओमेगा क्या है आपका एंगुलर, आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ लिख देता हूँ, फाई तो सभी को पता है, यहाँ पर जो ओमेगा है आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में जब आएंगे तो आपको, या फिर क्वेश्चन जब लगाएंगे, लगवाऊंगा क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कौन सा नंबर, हाँ अभी तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पे चल रहा है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे इतने सारे आपके फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इतने सारे फॉर्मूला मैं आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बता रहा, समझ में आ गई बात। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका 11 नंबर पे, अभी सॉरी 10वें में चलेगा। नेक्स्ट आपका ई का फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट आपका है एम
di/dt, पर इसको ध्यान में रखें, इसको बहुत कम यूज होता है, रेयरली कहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन एक जो फॉर्मूला लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका है हाफ आर स्क्वायर और ओमेगा और आपका बी। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब देखिए बी क्या है, इसको, हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बी ओमेगा, स्मॉल आर लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल आर। एक्चुअली ये स्मॉल आर मानी कि आर रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देगा। फिर ये आर क्या है दोस्तों, ये आपका रेडियस है, ठीक है। ये एक्चुअली देखिए ये क्या है, इंड्यूस्ड जब आपका सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, किसी वायर को या किसी मैग्नेटिक सर्किट को आप किस सर्किल मतलब आप सर्कुलर मतलब आप रोटेट कराते हैं एंगुलर में, है ना, एंगुलरली आप एंगुलरली मोमेंटम उसमें देते हैं, तो उस समय जब आपका इंड्यूस बनता है वो फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। आप देखिए रेडियस हो गया, ये आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपका पता ही है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, हो गया। तो ये वाला आपका इतने सारे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और आप ध्यान रख सकते हैं, वो फ्राइडे लॉ पे है, वो ये है एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, एन डी फाइव डी टी। अगर लेंज लॉ को भी अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो फ्राइडे लॉ क्या होता है वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। ओके, तो ये 10वें नंबर पर जितने भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला थे जहां से क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पर दोस्तों क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो फॉर्मूला है दो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो आपका है ये बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। और एक आपका है एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, आई क्या है, करंट है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं है। क्यू क्या है, चार्ज, ये क्या है दोस्तों, चार्ज। ये जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फ्लक्स में रखते हैं और उसे रोटेट कराते हैं, ठीक है, जैसे ये आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, अभी ये सब चीज़ें बताऊंगा डिटेल में, स्टार्टिंग यहीं से है, ये बी है आपका, है ना। और यहाँ पर किसी चार्ज को रख देते हैं और इसको में वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी देते हैं इसके अगेंस्ट या फिर इसके सपोर्ट में, तो उस इसके वजह से ये जो चार्ज है ना, ये क्या करता है, एक फोर्स को फील करता है, उस फोर्स की जो वैल्यू है वो आपका क्यू बी वी साइन थीटा। ये एक्चुअली में लॉरेंज लॉ है, क्या है, लॉरेंज लॉ, लॉरेंज लॉ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, 11 नंबर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों कैपिटल एम से, ठीक है। और इसके लिए जो फार्मूला है, एक बेसिक फार्मूला है, वो आपका ये है के इंटू L1 इंटू L2, ठीक है। तो ये आपका म्यूचुअल, दो आपका इंडक्टर है, तो उन दो इंडक्टर के वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है ये आपका है, ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल है, ठीक है। और ये आपका L1 और L2 क्या है, दोनों का इंडक्टेंस, L1 और L2, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए के की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आप कैसे लिखेंगे, m अपॉन L1 L2 का अंडर रूट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं तो ऐसे याद रखा था, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, बात बराबर ही है। बट आपको ध्यान रखना है, ये 11 नंबर के बाद 12 नंबर हो गया, 12 नंबर चल रहा है अभी, ठीक है। और देखिए एक्चुअली क्या है कि ये दो तरीके से होते हैं। अगर देखिए सेम डॉट है, यहाँ से स्टार्टिंग करंट अगर आपका यहाँ से भी एंटर कर रहा है, यहाँ से भी एंटर कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि सेम सीरीज में है, ठीक है। अब पैरेलल भी होता है, सीरीज भी होता है, बट पैरेलल आपको बता देता हूँ सारी चीजें, ठीक है। देखिए आई इक्विवेलेंट, पहले यहाँ पर एल इक्विवेलेंट फॉर सीरीज इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम, ये पूछता है एग्जाम में कि सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा। तो सेम डायरेक्शन के लिए देखिए क्या लिखेंगे, एल इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। लेकिन वही एल इक्विवेलेंट लिखेंगे फॉर द सीरीज के लिए ही,
लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन के लिखें दोस्तों तो बस माइनर माइनर चेंजेज है। तो वो चेंजेज क्या देखिए, L1 प्लस L2 माइनस 2। वे 2m क्या है, 2 टाइम्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, वो वैल्यू दे रहेगी। आप तीनों चीजों की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे पूछेगा L इक्विवेलेंट। खाली ये ध्यान रखना है कि वो सेम डायरेक्शन में पूछ रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में पूछ रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका एक फार्मूला होता है आपका पैरेलल के लिए भी। तो पैरेलल की अगर बात करें, एल इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, एल इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए आपका L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। तो अब यहाँ प्लस माइनस 2 के प्लस अगर होगा जब आपका अपोजिट हो, और माइनस होगा आपका जब आपका सेम डायरेक्शन में हो। तो बस इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। हालांकि टेक वन में इससे क्वेश्चन आने के कम प्रबल मतलब प्रबल चांस नहीं कह सकते हैं, कम चांसेस, लेकिन इवन फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ज़्यादा ज़्यादा पूछेगा तो सी से पूछे तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वाला पूछ सकता है, ये वाला मुश्किल है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी अगर पूछ दे तो आप मिस नहीं करें आप। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये कौन सा था, 12 नंबर। अब होगा आपका 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर टॉपिक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें दोस्तों इस तरह से एक्सएम। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सएम है ये आपका होता है एम अपॉन एच। अब ये एम क्या है, एच क्या है, ये बता रहा हूँ, ये बताना पड़ेगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका नहीं है, ये आपका मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, जो कि एग्जाम में देगा आपको कि ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल ये दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये दे रखा है, इसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, वो दे रखा है। आपसे पूछेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो बस वैल्यू पुट करना। अब आप जब नहीं देखोगे ना इस फॉर्मूला को तो लगेगा पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान क्वेश्चन भाग देना था उसको, आप नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये एम क्या है, एम आपको मैंने बताया भाई, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। जैसे कहते हैं ना कि नेचर ऑफ द मटेरियल, उसी तरीके से मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल होता है मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, और एच क्या आपका है, फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, ओके। अब है आपका नेक्स्ट 14 नंबर पे, वो है आपका 14 नंबर। ये आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और ये सब चीज सभी सब नहीं देखते, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर आप इधर उधर बगले झांकेंगे फिर, है ना, इसलिए ध्यान रखना है। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको रिप्रेजेंट दोस्तों करते हैं हम लोग आई से, और आई इक्वल टू आपका एम अपॉन ए। तो यहाँ पे एम क्या है, एम है आपका पोल स्ट्रेंथ, और ये ए तो सभी को पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 15 नंबर, ये सारे जो है रामबाण है, समझ लीजिए एकदम, जो कहते हैं ना कि जड़ी बूटी में पिला रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, तो जड़ी बूटी ध्यान रखिएगा, जड़ी बूटी दे रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल। 15 15 नंबर पे क्या आएगा, लीकेज फ्लक्स। यहाँ से मुझे जैसे याद आ रहा है, सर क्वेश्चन पूछा था, जे में पूछा था शायद, है ना, टेक्नीशियन 1 ने पूछा था, जे में पूछा था, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, और लेमडा इज दोस्तों होता है, ध्यान रखिएगा, आयरन कोर फ्लक्स। ठीक है, डेफिनेशन भी पूछ, मतलब फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, आयरन कोर फ्लक्स अपॉन में आपका होता है एयर गैप फ्लक्स। ठीक है, एयर गैप फ्लक्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आयरन कोर फ्लक्स को हम लिखते हैं फाइव ए, और एयर गैप फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग फाइव जी। ठीक है, ओके, इसका ध्यान रखेंगे। हो गया ना, अब आगे बढ़े। यहाँ तक आपने बहुत सारी चीज सीख ली अब तक। ठीक है, ओके।
एक चीज मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया कि इसकी वैल्यू जो है ना हमेशा कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस की के की जो वैल्यू होती है हमेशा आपका लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन 0 होती है। इसको आप ध्यान रखें, ये पूछा गया कई बार एग्जाम में, इसकी वैल्यू कितनी होती है रेंज, तो हमेशा ध्यान रखें के की जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की, ये होती है आपका 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। मतलब नेगेटिव नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो 15 नंबर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। दोस्तों आप ये देखिए, अगर आपसे पूछ ले, जो कि पूछा भी कई गया है कई बार, एस आई यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी जो म्यू था ना, म्यू, आपको म्यू को हम लोग परमेबिलिटी कर रहे हैं, तो ये होता है आपका, देखिए ये आपको होता है ना एल, एल अपॉन म्यू नॉट, सॉरी, ये आपको मैंने बताया था ना रिलेक्टेंस क्या होता है, एल अपॉन म्यू नॉट ए। तो ये जो म्यू नॉट है ना, यही आपका क्या है, परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी है, तो परमेबिलिटी इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग यहाँ से। अगर मुझे ये परमेबिलिटी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू ए, है ना। तो इसका मुझे ऐसा यूनिट लिखना है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए एल का क्या होता है दोस्तों, एल का होता है मीटर, अपॉन में ये आपका क्या है, ये आपका रेसिस्टिविटी है, कभी रेसिस्टेंस मत समझ लीजिएगा, रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, रेसिस्टिविटी को हम लोग लिखते हैं एम्पियर टर्न इंटू मीटर स्क्वायर, याद होगा ना भाई। रेसिस्टिविटी जो रिलेक्टिविटी है, रिलेक्टेंस है, सॉरी, रिलेक्टेंस को हम लोग क्या लिखे थे, एम एम एफ इंटू ए, है ना, ये लिखे थे ना, और सॉरी एम एफ इंटू, हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जो बेसिक हमने लिखा था याद होगा आपको, यहाँ दिखाया था मैं आपको, रिलेक्टेंस एन आई अपॉन फाइव है, ठीक है। एम एम एफ अपॉन फ्लक्स है, एम 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 एफ अपॉन फ्लक्स। तो यहाँ से करके गए थे आप क्या, एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगा ना। इसका देखिए, इसका लिखा नहीं था क्या यहाँ पर मैंने, आ, ये एम्पियर टर्न पर, ये तो लिखा है ना, देखिए एम्पियर टर्न पर वेबर तो है, ठीक तो है, एम्पियर टर्न पर वेबर है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इस चीज को पुट कर देंगे हम, वैल्यू को, सारे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इसका ऐसे यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। और ये ए तो आपका मीटर स्क्वायर है ही। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये वेबर आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वेबर अपॉन ये आपका क्या बचा, एम्पियर टर्न, ठीक है। तो ये आपका 1 मीटर बचा ना, 1 मीटर में ये आपका जो परमेबिलिटी है उसका ऐसा यूनिट है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। हो सकता है इस बार पूछ दे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब जो कुछ और है, एम्पियर्स लॉ है ना, हाँ एक और है पहले, इससे पहले एक चीज और है, वो है आपका, बता देता हूँ फिर। ये आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू स्टेशनरी वायर, ठीक है। अगर देखिए क्या होता है, कई बार एग्जाम, इस बार भी पूछा गया था आपसे, है ना, आपसे इस बार भी पूछा गया था एग्जाम में। 17 नंबर पे देखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर, ठीक है। और ये कंडक्टर स्टेशनरी होते हैं। तो इसमें दो चीज होती है, देखिए एक तो आपका ये है कि जैसे मान लो ये दो वायर है ना, और इन दोनों वायर में करंट जा रहा है, करंट I1, और इसमें जा रहा है मान लीजिए I2, और ये दोनों सेपरेटेड है किसने, डिस्टेंस d से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स क्या होगा, वो किस तरीके से फोर्स होगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों जो फोर्स की जो वैल्यू होगी, मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपका म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी इंटू I1, ये जो करंट I1 है,
एंड I2, ठीक है, ये जो करंट I2 है, और आपका 2 पाई, और ये जो डिस्टेंस है D, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पे एक चीज में जो पूछता है एग्जाम में, वो ये है कि इसका नेचर कैसा होगा। नेचर कैसा होगा, देखिए दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों करंट, अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, चलिए कुछ हिंदी में लिख दो ना, दोनों करंट, दोनों धारा अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉरी नेचर ऑफ जो फोर्स होगा ना मेरे दोस्तों, नेचर ऑफ फोर्स जो होगा, ये आपका होगा अट्रैक्शन वाला, ठीक है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव। नेचर ऑफ फोर्स कैसा हो जाएगा दोस्तों, अट्रैक्टिव। लेकिन वही अगर दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका ठीक उल्टा, यानी कि रिपल्सिव। तो अगर अपोजिट है तो रिपल्सिव होगा, और अगर सेम है तो अट्रैक्टिव होगा। तो बस अच्छे से ध्यान रख लेना आपको, ये क्या हो जाएगा आपका, रिपल्सिव, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खासकर ये जो 2 लाइन लिखा है, इसमें ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि अगर दो करंट किसी डिस्टेंस डी पर रखा हुआ है स्टेशनरी, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो सेम अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा या इक्वल होगा, है ना। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, ठीक है, ये भी हो गया। अब वो जो है, वो आपका है क्या, एक एम्पियर्स लॉ रह गया, ठीक है, क्या क्या रह गया मैं बताता हूँ आपको, वो कल बताऊंगा, आप नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मतलब, ठीक है। एक तो आपका जो चीज़ रह गया मैं बताता हूँ, जिसको मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में। एक तो आपका रह गया फ्लेमिंग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसके बाद आपका रह गया बताना मुझे एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ के बारे में बताऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा फ्राइडे लॉ के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, फैराडे, फैराडे लॉ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डीसी मोटर एंड जनरेटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको सोलेनाइड के बारे में, सोलेनाइड के बारे में, और एंड टोराइड के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बता दूंगा। और अगर कुछ बताना हो तो नहीं, बस इतनी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए जो भी है ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ, डीसी मोटर एंड जनरेटर और सोलेनॉइड, ये सब चीज़ें ऐसा है जो यहाँ पर फार्मूला, इसमें फार्मूला है, इसका फार्मूला तो बता ही दिया मैंने, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, और इसका फार्मूला मैंने बता ही दिया, ठीक है, टोराइड का फार्मूला बता दूंगा चाहो तो, ठीक है। सो बेसिकली ये सब चीज़ है ना, कॉन्सेप्ट बेस है थोड़ा सा, है ना, तो कॉन्सेप्ट बेस को एक क्लास में रखते हैं, उसमें आराम से हो जाएगा, शॉर्ट में समझना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये, ठीक है। ओके, सो अच्छे से आप ध्यान रखें। तो ये सारे जो अब मैंने बताया आपको 17-18 फार्मूले, ये आप अच्छे से सारे को ध्यान रखेंगे। तो अभी अगर इसको छोड़ देंगे, अगर आप ये जो मैंने बताया उसको छोड़ देंगे, तो आप समझिए फिर भी आपका 80% जो क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो थ्योरी वाला कुछ पार्ट आता है, 2-3 क्वेश्चन जो थ्योरी, इसे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, लेकिन थ्योरी वाला जो कुछ आता है पार्ट, तो मैं इसको यहाँ से करा दूंगा, तो आपको समझ लीजिए कि 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये कहीं आपको जाना नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता रखे हैं यहाँ पर, पीडीएफ में बना रखा है, देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या है भाई, बायोस, हाँ एक बायो सावर्ट लॉ है, बायो सावर्ट लॉ लिखना भूल गया मैं, तो बायो सावर्ट लॉ भी लिख दीजिएगा वहाँ पे, बायो सावर्ट लॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ है, और राइट हैंड लॉ है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रखा है। और एक आपका ये आपका समरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स भी बताऊंगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और ये कंपेरिजन है दोनों में, ये तो बता ही दिया मैंने लगभग सारी चीज़ें। ये डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, और ये बाकी चीज़ें आप सब कुछ बता रखा है इधर, ठीक है, इधर ये जो फ्राइडे लॉ है, ये बता दिया आपको मैंने, ठीक है। उसका ये सब फार्मूला आपका ऑलरेडी, ये लेंज लॉ है, लेंज लॉ भी बता दूंगा, चलो ठीक है। और आपका ये फ्राइडे का नियम है, मैंने बताया दिया ऑलरेडी, बता दूंगा, दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा।
फॉर्मूला बता दिया, जो काम की चीज़ बता दिया है, बाकी चीज़ अब टाइम पास वाली है, वो टाइम पास वाली भी मैं करा दूंगा। केवल टाइम पास वाली क्या चीज़ नहीं है बता रहा हूँ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। केवल टाइम पास वाली ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ये टाइम पास वाली नहीं है। और डीसी मोटर जनरेटर आप समझ लेते थे टाइम पास ही, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो उसको बताएंगे। और ये पता है क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन इसलिए आया है, अगर नहीं होता है तो नहीं आता। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है आपको। नहीं कुछ समझ तो एनसीईआरटी पकड़ के बैठ जाइए, 2-3 बार रगड़ के पढ़िए टॉपिक को, वो टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी आई थिंक कितने मिनट का वीडियो हो गया होगा ये ऑलरेडी ये 45 मिनट से ऊपर का हो गया है। तो इसको हम लोग बाकी की जो चीज़ है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि हमें अच्छा लगा है। कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करना है। और एक चीज़ लास्ट में बता दूं दोस्तों कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों को क्या करना है, पहुंचाना है। लगभग 750 से ऊपर है अभी सब्सक्राइबर, मुझे जल्दी से इसको 1000 करना है, ठीक है, ताकि मोनेटाइज हो जाए, थोड़ा थोड़ा अच्छा मुझे मोटिवेशन मिले और रेगुलर आपको मैं वीडियो डालूँ। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको शेयर शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए अपने जो भी आपके दोस्त यार हैं, है ना, फैमिली मेम्बर से किसी से भी आप उसको 1000 करवा दीजिए। उसको मैं आपको ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कंटेंट डालता रहूँगा, ठीक है। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि मुझे पता है आपका एग्जाम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी जल्दी जल्दी जो खासकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं बता ही दूँ आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।